तो चलिए, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, BTUP 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे सरल सा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसका 2 ही चैप्टर टफ है। एक चैप्टर है मोशन वाला, जो आपने मोशन इकोनॉमी पढ़ा होगा, और दूसरा जो टफ चैप्टर है वो है स्टोर मैनेजमेंट। 2 ही चैप्टर जो है वो काफ़ी टफ हैं। तो हम लोग मोशन इकोनॉमी को झेलते हुए यूनिट नंबर 7 तक आ चुके हैं। फिर आज हम यूनिट नंबर 7 का 1 शॉट कर रहे हैं। जितना आप सभी को बता रहा हूँ उतना आप सभी कर लो, आप सभी का काम बिल्कुल हो जाएगा। पूरी यूनिट एक वीडियो में हम कवर करेंगे, सभी टॉपिक कवर कर लेंगे और एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न को भी कवर कर लेंगे, और 100% एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा एग्जाम में क्या क्या आएगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन पर मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए दे रखा है। आप सभी बहुत कम पैसे में ऑफर वगैरह का यूज करके अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं और पीवाईक्यू वगैरह सबको एनालिसिस कर सकते हैं। ज्ञानविद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए पीवाईक्यू, लेक्चर, नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे टफेस्ट चैप्टर को हम लोग बहुत ईजी वे में समझते हैं। तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने एप्लीकेशन एंड यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 7 की हम शुरुआत कर चुके हैं, जिसका नाम है स्टोर मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्टोर मैनेजमेंट आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट है। आप सभी को यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम पहले स्टोर के बारे में हम समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे उनको हम समझाएंगे। तो स्टोर करने का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो स्टोर सामग्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी आप मैनेजमेंट के इस पार्ट को समझ सकते हो, स्टोर करने को। स्टोर करने का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, किसी चीज़ को एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करना। ठीक है, इसमें पूंजी का एक बड़ा भाग इंडस्ट्रियल कार्यों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के भंडारण में लगा होता है। तो जो भी पूंजी का बड़ा भाग होता है वो इंडस्ट्रियल कामों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं के भंडारण में लगा होता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर सामग्रियों को अच्छी तरह से हिसाब में रखा जाता है और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है तथा आवश्यकता के समय डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराया जाता है। यानी कोई सा भी चीज़ जो है स्टोर रूम से डिपार्टमेंट को क्या किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल कार्यों में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का भंडारण में अलग अलग पैसा लगा होता है। जो पूंजी की बात की गई है, अलग अलग पैसा इंडस्ट्रियल कार्यों में अलग अलग मटेरियल को खरीदने में लगता है। ठीक है, आइए तो स्टोर रूम को इस एक ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हो। इसमें कोई सा भी मटेरियल क्या होता है, रिसीव होता है पहले, और फिर क्या किया जाता है, उसको कस्टडी में रखा जाता है, अर्थात उसको स्टोर करके रखा जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वस्तु को क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। ये हो गया एक ब्लॉक डायग्राम। तो स्टोर मैनेजमेंट यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि स्टोर पर्सनल, ठीक है, जो स्टोर के कर्मी हैं, ठीक है, स्टोर के जो कर्मचारी हैं द्वारा स्टोर कीपिंग और स्टॉक नियंत्रण में शामिल सभी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक एवं मितव्ययी ढंग से किया जा रहा है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि स्टोर मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जो भी स्टोर की गई वस्तु है वो स्टोर कीपर द्वारा सही और सुरक्षित ढंग से और इकोनॉमिक ढंग से, यानी ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट खराब हो, ढंग से सुरक्षित रखी जा रही है नहीं। ठीक है, अगला है स्टोर मैनेजमेंट में भर्ती, चयन, प्रेरण और स्टोर कार्मिकों का प्रशिक्षण आदि विभिन्न क्रियाएं शामिल हैं। तो स्टोर मैनेजमेंट के अंदर सिलेक्शन भी होगा, चयन होगा और प्रेरण यानी मोटिवेशन, इंसेंटिव और उनका ट्रेनिंग आदि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो हैं वो शामिल हैं। तो स्टोर मैनेजमेंट किसी भी प्रतिष्ठान की सफलता की क्या है, एक कुंजी होती है। उत्पादन में पदार्थों का यथा समय उपलब्ध कराते रहना स्टोर मैनेजमेंट का काम है। स्टोर प्रबंधन का प्रमुख दायित्व होता है कि स्टोर में जो भी सामग्री होती है वह धन का ही परिवर्तित रूप है। अर्थात
पैसे से ही खरीद करके स्टोर रूम के अंदर रॉ मटेरियल को रखा जाता है। लेखा अनुभाग का मतलब जहाँ पे भी सारी चीज़ का लेखा जोखा विभाग होता है, फाइनेंशियल विभाग होता है, में जिस प्रकार धन का लेखा जोखा इम्पॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार स्टोर में रखी सामग्री का लेखा जोखा भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टोर के बारे में बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। देखिए, आपको यहाँ पे फंक्शंस के बारे में तो नहीं पढ़ना होता है, लेकिन फिर भी हम फंक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। कारखाने में मुख्यतः दो प्रकार के माल्स गुड्स का संग्रहण किया जाता है। एक वह जो उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है, दूसरा वह जो प्रक्रिया के उपरांत बिक्री हेतु स्टोर किया जाता है। अर्थात आप इस बात को समझ ही रहे होंगे कि आपका एक होता है प्रोडक्ट। क्या होता है मेरे दोस्तों? एक होता है प्रोडक्ट, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो भी स्टोर करके रखा जाता है, और एक होता है रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो स्टोर रूम में एक रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है और एक आपका बना हुआ प्रोडक्ट स्टोर किया जाता है। साधारणतः इंडस्ट्रियल संस्थाओं में एक पृथक विभाग होता है तथा क्रय विभाग सहयोग से काम करता है। तो एक आपका पृथक विभाग होगा और एक क्रय विभाग होगा, यानी एक खरीदने वाला काम करेगा और एक स्टोर का काम करता है। चलिए, तो भंडार के विभिन्न कार्यों को हम निम्न प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। क्रय विभाग एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, जो भी पदार्थ की आवश्यकता होती है उसके मांग को भेजना क्रय विभाग को। एक होता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक में अनुपयोगी माल को एकत्र न होने देना, यानी रॉ मटेरियल्स में ऐसा जिसका यूज ना हो तो उसको एकत्रित नहीं होने देना है। जरूरी सामान को ठीक समय पर विभिन्न शाखाओं में भेजना। स्टोर रूम से विभिन्न डिपार्टमेंट को विभिन्न प्रोडक्ट अवेलेबल कराना, इसका मतलब है। गोदाम माल एवं भंडार की सुरक्षा करना, यानी जो भी प्रोडक्ट है उसकी सुरक्षा करना है। प्रमाणित मांग पत्र के आधार पर ही सामान निर्गत करिए, यानी जो चीफ इंजीनियर ने बता दिया उतना ही माल को डिलीवर करना है डिपार्टमेंट के अंदर, यानी जहाँ पे काम हो रहा है मशीन। आकस्मिक आवश्यकता पूर्ति के लिए आपात भंडार रखना, यानी आप जैसे मोटरसाइकिल के अंदर रिजर्व रखते हैं, रिजर्व आपका होता है तेल, उसी तरीके से स्टोर रूम में भी हमेशा स्टोर रहना चाहिए। उपयोग के आधार पर स्टाफ की अनुमत अधिकतम तथा न्यूनतम मात्रा पर नियंत्रण करना। तो उपयोग के आधार पर जो स्टाफ की आज्ञा है उसका हमको मैक्सिमम फॉलो करना है, और उस न्यूनतम मात्रा हमको यूज करना है किसका? आपका जो भी प्रोडक्ट है। तो हम अब अगले टॉपिक की तरफ आ चुके हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो हमारा सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि हमें लेआउट के बारे में बताना है एंड स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। किसके बारे में? स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो, स्ट्रक्चर और लेआउट लगभग चीज़ें सेम जाती हैं। ठीक है, पहले हम थोड़ा कह सकते हैं कि ठेठ भाषा में समझ लेते हैं कि भैया इन दोनों का मतलब क्या है। देखो, आप कोई सा भी सामान अगर रखोगे तो अगर आप सामान को इस तरीके से रखो कि उसको निकालने में भी आसानी हो, तो उसके लिए एक बेहतर लेआउट की ज़रूरत पड़ेगी। लेआउट अच्छा रहेगा तो सामान को रखने में भी आसानी होगी और सामान को निकालने में भी आसानी होगी। तो आप लेआउट के अंदर क्या क्या चीज़ों को रखते हो? जैसे आप दुकान में, किराना की दुकान देखा होगे तो उसमें रैक्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग डिब्बे लगाता है वो। ठीक है, आपके अलग अलग स्पेस रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेआउट्स के अंदर देखने को मिलती है। तो लेआउट एंड स्ट्रक्चर लगभग चीज़ें सेम हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को मिला करके अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तो स्टोर का लेआउट यानी अभिविन्यास जिसे हम कह रहे हैं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है जिसे भली भांति विचारपूर्वक नियत किया जाना चाहिए। इसको आप भली भांति करें। इसका उद्देश्य कम स्थान में से अधिक समान इस प्रकार रखना है कि
उसे उठाने, रखने, ढूंढने आदि में असुविधा ना हो। अर्थात इसका पहला सा उद्देश्य है कि हमको कम समय में कम स्थान पर, ठीक है, ज़्यादा सामान को रखना है। दूसरा, हमको उसको ढूंढने में भी कोई दिक्कत ना हो। तीसरा, हमें उस चीज़ को क्या नाम है, रखने में भी कोई, ऊपर उठाने में, ये सब में दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु अपने निर्धारित स्थान पर रखी जानी चाहिए। स्थान का सदुपयोग करने के लिए गलियारों में रैक, बिन तथा सेल्फ आदि लगाए जाते हैं। यानी आप विभिन्न प्रकार की कटिंग कर देते हो कि आप दीवारों को भी समुचित उपयोग कर पाओगे। ठीक है। विशिष्ट भंडारण उपकरण के लिए स्थान पहले से ही आरक्षित रखा जाता है। ठीक है। तो हमारा जो भी स्टोर रूम होता है वो पहले से डिसाइड होता है। स्टोर लेआउट का यह मूल सिद्धांत है कि सभी सामान व्यवस्थित होने चाहिए, सभी पदार्थ पहुंच के अंदर होनी चाहिए। यानी सब चीज़ को ऐसा ना हो कि अगर आप कोई सामान ऐसा रख दिए कि उसको निकाल नहीं पाओगे जब तक पहला वाला सामान नहीं निकलेगा। ऐसा होता है जनरली। ठीक है। किसी सामान को निकालने व ले जाने में कोई रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। फर्श साफ सुथरा होना चाहिए। भंडार के अभिविन्यास और डिजाइन प्रक्रिया में मुख्यतः 5 स्टेप्स शामिल हैं। ठीक है। तो स्टोर लेआउट को योजनाबद्ध तरीके से बनाना, भंडार स्थल का दक्षता के साथ उपयोग करना, भंडार विकल्पों को समझना एवं उसके अनुसार कार्य करना। अर्थात इनका मतलब आप समझ रहे होंगे, जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार ही आपको काम करना है। आप 100% स्पेस का यूज करो। उस इफिशिएंसी का मतलब यही है कि आप 100% क्या करो, स्पेस को यूज करो। और लेआउट को हम योजनाबद्ध तरीके से बनाएंगे। भंडार हेतु तल योजना अर्थात जो फर्श की योजना है एवं यातायात प्रवाह रणनीतियों का उपयोग करना। यानी जहाँ से आप गाड़ी को लेकर के निकालोगे और ले जाओगे उसका भी आपको समुचित ध्यान रखना होगा। यातायात प्रवाह योजना का भली भांति आप अवलोकन कर लीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपने एक लेआउट तैयार किया है। ठीक है। स्टोर लेआउट है। यहाँ पे आपका ऑफिस है। ठीक है। ये रिसीविंग एरिया है। ठीक है। और ये आपका ट्रैफिक वेज है जहाँ पे आपके लॉन्ग पैलेट रैक है। ठीक है। ये सब लॉन्ग पैलेट रैक लगाए गए हैं। इधर भी लॉन्ग पैलेट रैक लगाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका शिपिंग एरिया है। ठीक है। और ये आपका रैकिंग टेबल और वर्क फ्लो टेबल, ये सारा यहाँ पे लगाए गए। तो आप इस डायग्राम को बहुत इजीली बना सकते हो। ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है स्टॉक नियंत्रण एवं इन्वेंट्री कंट्रोल। अर्थात आपने स्टोर मैनेजमेंट के अंदर ये तो देख लिया कि हमें स्टोर के अंदर प्रोडक्ट का तो क्या कर दिया, प्रोडक्ट का क्या कर दिया, स्टॉक यानी वहाँ पे भंडार लगा दिया। लेकिन हमको कंट्रोल कैसे करना है उस चीज़ के ऊपर कि कितना हमारा ख़त्म हो रहा है, मटेरियल कितना आ रहा है, इन सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, तो वो हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर। और इसके अंदर आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए एक एक करके हम समझेंगे। उत्पादन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने तथा उद्योग की वित्तीय स्थिति फाइनेंशियल कंडीशन पर सफल नियंत्रण रखने हेतु स्टॉक नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कंपनी की अधिकांश पूंजी रॉ मटेरियल्स तथा आपके अर्ध जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं और आपके सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, के माल के रूप में रहती है। यानी जो भी पूंजी होती है वो रॉ मटेरियल्स के रूप में होती है या छोटे मोटे पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है। स्टॉक नियंत्रण के अभाव में उत्पादन कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो सकता है। यानी आपके पास अगर स्टॉक का कंट्रोल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन का काम है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, जिससे उत्पादन लक्ष्य जो है अधूरे हो जाएंगे और कंज्यूमर की मांग की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कंपनी की विश्वसनीयता को भी ठेस पहुंचेगी। यदि आपका यंत्र एवं श्रमिक सामग्री के अभाव में खाली रहेंगे
तो आपके उद्योग को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। यानी आपके लेबर बैठे हैं, आपके पास मटेरियल्स नहीं है, सैलरी तो देना पड़ेगा। अतः स्टॉक नियंत्रण यानी इन्वेंट्री कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि मांग के समय माल उपलब्ध रहे। ठीक है, आइए तो इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकते हैं उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंट्री की न्यूनतम मात्रा निर्धारित करना तथा पुनरादेश स्तर रीऑर्डर लेवल का निर्धारण करना। यानी कहने का मतलब ये है, स्टॉक या इन्वेंट्री की हमें न्यूनतम मात्रा डिसाइड करनी है कि इतना हमारे पास स्टॉक रहना चाहिए, और इस स्टॉक के बाद यानी अगर इतना आपके पास स्टॉक है तो हम इसके आगे जैसे ही इधर जाएगा हम इसका क्या करेंगे, रीऑर्डर कर देंगे, और रीऑर्डर आते आते यहाँ पर ये पहुँच जाएगा और ये हमारा रहेगा रिजर्व में। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर से सेटल कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा है स्टॉक या इन्वेंट्री की अधिकतम मात्रा निर्धारित करना तथा पुनरादेश मात्रा रीऑर्डर क्वांटिटी का निर्धारण करना। अर्थात मेरे दोस्तों आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी इन्वेंट्री की मैक्सिमम क्वांटिटी और न्यूनतम क्वांटिटी ये दोनों आपको जानना जरूरी है, और उसके बाद आपको रीऑर्डर की बात की जाएगी। ठीक है, ठीक है, चलिए तो ऐसी व्यवस्था करना कि स्टॉक या इन्वेंट्री की न्यूनतम एवं अधिकतम मात्राओं का उल्लंघन न हो। ठीक है, ऐसी व्यवस्था करना कि स्टॉक के रीऑर्डर लेवल पर आते ही क्रय अधिकारी पुनरादेश जारी कर सके। तो जैसे ही आपका स्टॉक खत्म होने वाला होगा उसके पहले ही आपका रीऑर्डर जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्थात स्टॉक नियंत्रण का अर्थ इन्वेंट्री को समाप्त करना नहीं है। यानी आप जो भी स्टॉक बना रहे हो उसको समाप्त करना नहीं है, आपका फुलफिल रहे स्टॉक उसके लिए बनाया गया है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले माल का वांछित स्टॉक रखना अनिवार्य है। ठीक है, आपके पास इतना होना चाहिए कि आप क्या नाम है जो भी मशीन चल रही है उसका फुलफिल कर सको। साथ ही इसकी मात्रा को अनुकूलतम बनाना, यानी आपकी जो मात्रा है वो इतना रहे कि आपका कोई सा भी काम पेंडिंग में ना हो, जिससे कार्यशील पूंजी का अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। कहने का मतलब ये कि आपकी बहुत पूंजी भी इसमें ना फंसे। ठीक है, चलिए माल के संग्रह की लागत को घटाया जा सके तथा माल के दुरुपयोग, क्षय और अपव्यय को रोका जा सके। ठीक है, यानी आपका जो माल है वो दुरुपयोग ना हो और क्षय ना हो और वेस्टेज ना हो। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसे हम कहते हैं EOQ, यानी स्टॉक कंट्रोल या आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए एक आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनाया गया है। ठीक है, तो इसको पहले हम ठेठ भाषा में समझेंगे। इसके अंदर एक होता है ऑर्डर कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। अब इन दोनों को समझो। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जो ऑर्डर देते हो आप, जितने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और जितना आपके रूम के अंदर स्टोर रहता है वो होल्डिंग कॉस्ट है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या चाहता है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों को कम किया जाए। यानी हम उतना ही ऑर्डर करें जितना हमारे लिए नीड है और उतना ही होल्ड रखें जितना हम कर सकें। यानी अगर आप कम से कम ऑर्डर मंगाओगे और कम से कम होल्ड रहेगा तो आपके पास पूंजी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो EOQ का निर्धारण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है, उसके लिए कई सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी क्राइटेरिया हैं? मिनिमम कॉस्ट पर पीस, मैक्सिमम कॉस्ट पर पीस, ठीक है, और आपका मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न पर यूनिट टाइम, ठीक है, और आपका यहाँ पे ये तीन जो है आपके मेजर जो है क्या नाम है आपके
बेस हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं अपना क्या नाम है EOQ। ठीक है, तो EOQ क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बैच प्रोडक्शन की वह मात्रा है जिसके द्वारा क्रय या आपका क्रय करना या आपका होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, पर पीस हम कम करते हैं। ठीक है, तो इसमें मटेरियल कॉस्ट और परचेज ऑर्डर यानी मटेरियल जो है, ठीक है, रहती है और जो आपका परचेज करते हैं, इन दोनों कॉस्ट को हम क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 इन्होंने लिखा है, ठीक है, वो एक्चुअल में मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम कॉस्ट पर पीस, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न पर यूनिट टाइम है। ठीक है, चलिए, तो ये मटेरियल कॉस्ट वगैरह के बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना होता है, हमको डिस्कस करना होता है ये। ठीक है, तो EOQ का एक फॉर्मूला है जिससे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या है उसको समझो। ठीक है, EOQ बराबर स्क्वायर रूट 2DS/H। ठीक है, यस क्या है मेरे दोस्तों? ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, यस को ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डी क्या है मेरे दोस्तों? ठीक है, डिमांड, और एच क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस फॉर्मूला को लगा करके आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब जो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट की बात की जा रही है, ठीक है, तो पदार्थ उपलब्ध कराने और जो व्यय होता है पदार्थ का लागत कहलाता है। ठीक है, जो आप पदार्थ खरीदोगे, मटेरियल को लाओगे, तो जितना सब कुछ खर्च होगा वो पदार्थ की लागत होगी। ठीक है, इसमें आपके श्रम और पदार्थों की कार्यकार पूंजी यानी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का श्रम होगा, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, बीमा और लागत पूंजी पर ब्याज वगैरह या उधार वगैरह लेकर आप लाते हैं, परचेज ऑर्डर यानी प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन का आकार बढ़ाते हैं उसी के साथ साथ आपका सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए आपको ख़रीदना भी होता है आपके रॉ मटेरियल्स को। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर ये फॉर्मूला लिखना है और आपको ये बताना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट को हमको कैसे कम करना है। अब हमारे अंदर इस टॉपिक के अंदर आपको और क्या मिलेगा? बिन कार्ड्स। ठीक है, बिन कार्ड्स एंड वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड इन स्टोर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसा कि हमारे इस टॉपिक के अंदर दो चीज़ है, वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड और बिन कार्ड। वेरियस फॉर्म में पहला जो है स्टोर रिकॉर्ड सिस्टम है। ठीक है, स्टोर में सामग्रियों की सही तरीके से रिकॉर्ड रखना। स्टोर में रिकॉर्ड रखने के लिए निम्न दो चीज़ों को काम करते हैं, एक स्टॉक लेजर है और एक बिन कार्ड है। ठीक है, तो हमारा पहला है बिन कार्ड जिसको हमको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा रिसाइकल बिन, और आपने इस पे मेल वगैरह के नीचे भी बिन लिखा होता है। ठीक है, जिसमें कोई सा भी कूड़ा करकट भर दिया जाता है। ठीक है, वो वहाँ का बिन है, लेकिन यहाँ पे बिन कार्ड के बारे में बताया जा रहा है। ये लेटर के समान ही एक कोस्ट के एक खाने में रखा जाता है, यानी आप पूरे उस वातावरण के अंदर जहाँ पे स्टोरिंग होता है, ठीक है, वहाँ पर ये क्या किया जाता है? बिन कार्ड को रखा जाता है। प्रत्येक मटेरियल के लिए एक लेटर होता है, इसमें उस पदार्थ का रिसिप्ट एंड इशू का पूरा ब्यौरा अंकित किया जाता है। यानी जो भी हमारा मटेरियल है, मान लो यहाँ पे आपका रॉ मटेरियल कोई आया तो कितना आया, उसकी सारे रिसिप्ट, उन सब का ब्यौरा उसमें लिखा रहता है। बिन कार्ड से एक दृष्टि में वस्तु के शेष परिणाम का पता चल जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कितनी वस्तु अब शेष बच रही है उस बिन कार्ड से पता चल जाता है। जो भी परिणाम न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, कोस्ट पर आपात चिन्ह लगा दिया जाता है। यानी वहाँ पर आपात चिन्ह भी होता है, इससे नीचे आ गया तो हमको रीऑर्डर करना है, जिससे कि तुरंत कार्रवाई की जा सके और सामान के स्तर को अधिकतम राशि पर लाया जा सके, अर्थात ऑर्डर करके मंगाया जाए। तो ये हमारा बिन कार्ड होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दिनांक वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखो, एक्चुअल में स्टोर लेजर के बारे में हमारे सिलेबस के अंदर नहीं गिवन है,
लेकिन अब डॉक्यूमेंटेशन की बात किया है और सारे डॉक्यूमेंटेशन की, वेरियस डॉक्यूमेंटेशन, तो एक और डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ लेना है उसको स्टोर लेजर समझ करके। तो आपके जो भी स्टोरेज सिस्टम है उसमें कितने कितने मूल्य की कितनी प्रकार की वस्तुएं स्टोर में रखी गई हैं, कितने मूल्य का कितना माल विभिन्न उत्पादन को दिया गया है, लिया गया है, ये तत्काल पता चल जाता है किसकी मदद से, स्टोर लेजर की मदद से। स्टोर डॉक्यूमेंटेशन पत्रक अंकित विभिन्न संग्रह राशियों को मिलान करके जांच किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, स्टोर डॉक्यूमेंटेशन में जो भी लेटर्स होते हैं, ठीक है, उनके विभिन्न संग्रह सामग्रियां को मिलान करके जांच किया जाता है। यानी सभी जितनी भी हमारे पास मटेरियल्स उपलब्ध हैं उनके हिसाब से जांच किया जाएगा। लेजर के एक पन्ने पर एक प्रकार के माल का पूर्ण लेखा जोखा किया जाता है। बाईं तरफ जमा और दाहिनी तरफ शेष लिखा जाता है। यानी उसके एक पन्ने पर हम संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे, बाईं तरफ आपका जमा और दाईं तरफ हम कितना अपने पास शेष है। प्रत्येक पन्ने पर डेट, आपका विवरण, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट लिखा होता है। कारखाने में प्राप्त समस्त माल बाएं पेज पर माल प्राप्ति पत्र में अंकित किया जाता है। स्टोर में निर्गत किया जाने वाला माल दाहिने पेज पर मांग पत्र के अंदर अंकित किया जाता है। यानी जो भी बाहर किया जाएगा माल वो राइट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेजर। अब आते हैं परचेज प्रोसीजर। तो कोई भी प्रोडक्ट हमको परचेज करना होता है तो कैसे परचेज करते हैं। ठीक है, पहले हम नीड जानेंगे कि किस चीज़ के लिए हमको नीड है, फिर उसके बाद हम आपका जो है एक स्पेसिफिकेशन तैयार करेंगे कि कितना हमको आवश्यकता है, और फाइंड एंड चूज सप्लायर, कौन सा सप्लायर जिससे हमको ख़रीदना है। फिर हम मोल भाव करेंगे, फिर आप ऑर्डर का अप्रूवल लेंगे कंपनी से, फिर फाइनल ऑर्डर आपका प्लेस होगा, फिर आपका ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है, और आप फाइनल पेमेंट करोगे और आपका ऑर्डर क्या होगा, स्टोर रूम में व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट नंबर कौन सा, 7। यूनिट नंबर 7। इतने ही टॉपिक थे जो कि हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद यूनिट नंबर 8 का भी हमने वीडियो बना रखा है, तो सारे अपलोड हो गए हैं। आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को इतने वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग CNC मशीन को लगातार कवर करेंगे, फिर MMI को कवर करेंगे।